चलिए चर्चा करेंगे हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, यह सब्जेक्ट लिया गया है, विषय लिया गया है राजनीतिक शास्त्र से। राजनीतिक शास्त्र के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक शास्त्र के जो प्रश्न होते हैं यह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या होता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अगर देते हैं बिहार सरकार में, अगर आप देख ले तो बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या फिर बिहार पुलिस हो गया, तो इन सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में समानतः इस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों का हमने संग्रह किया है, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो कृपया करके आप लोग इसको वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सवाल है पहला कि नगर नियोजन क्या है, प्रश्न में कि नगर नियोजन जो है, नगर नियोजन समितियों का गठन, नगर नियोजन समितियों का गठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा किया गया। तो नगर नियोजन का जो नगर नियोजन की जो समितियां होती हैं उनके गठन के लिए संशोधन किया गया है संविधान में 74वां संशोधन। कौन सा? 74, 74वां संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत नगर नियोजन के लिए समितियों का गठन किया जाता है, समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन के तहत यह लाया गया था? 74वां संविधान संशोधन। चलिए संविधान संशोधन क्या है पहले इसको समझते हैं। तो संविधान में जो संशोधन होता है, जैसे देखिए संविधान की रचना भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई। तो देखिए कुछ बातें जो है ना संविधान में किसी दूसरे देश से लाई गई है, यानी कुछ विदेशी स्रोत से आए हैं हमारे यहाँ, कुछ जो है अपने देश के यहाँ के नियम हैं। तो इन सब का संग्रह हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है ना। और संविधान लिखने के लिए तो आप लोग को पता ही होगा कि संविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। किस मिशन के तहत, अगर सवाल पूछता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आई थी और उसके तहत 9 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और ये संविधान सभा का गठन आखिर किस उद्देश्य से किया गया था? तो अगर भारत को आज़ादी मिलनी थी, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो वहाँ के लिए भाई अंग्रेज तो चले गए, तो अपने यहाँ के नियम कानून तो लगेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने देश को चलाने के लिए एक नियम कानून अपना तैयार करें, और वही नियम कानून की पुस्तक है हमारा संविधान। संविधान लिखने के लिए संविधान सभा, और संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, ठीक है ना, प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। पूछा जाता है कभी कभी सवाल कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर सर। उन्होंने संविधान लिखा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। तो संविधान जो लिखा गया, तो उसमें क्या किया गया कि उन्होंने जो नियम कानून था उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने एक चीज ऐसा भी कर दिया था कि मान के चले कि इन फ्यूचर यानी भविष्य में अगर कुछ नियम कानून को बदलना हो, तो वहां पे क्या किया जाता है? संशोधन होगा। जैसे मान के चलिए अगर हम कोई मैथ की पुस्तक है या किसी भी विषय से रिलेटेड पुस्तक है, हमें लगा कि यहाँ पे इस चीज को और जुटना चाहिए था 35, तो हमने 35 जोड़ दिया, ठीक है ना। कुछ को अगर 25 को काट कर हमने जोड़ दिया 35, ठीक है ना। तो यही हो गया संशोधन। क्या हो गया? संशोधन। अब देखिए जो संविधान में संशोधन होता है, तो यह संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद करती है भाई। और संसद के हमने पढ़ा है, संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए अगर संसद के उच्च सदन राज्यसभा से कोई भी विधेयक यानी नियम पारित होता है, तो वो जाता है लोकसभा में। लोकसभा से भी अगर पारित हो गया तो जाता है किनके पास? राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए, यानी राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे? अपनी सहमति देंगे। तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है, या तो उसको निरस्त कर सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं कि नहीं अभी नहीं लगेगा, ठीक है। 3 तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन
अगर पुनर्विचार के लिए भेजते हैं कि फिर से एक बार आप लोग विचार करें, तो फिर से आएगा राज्यसभा में, फिर उसके बाद लोकसभा में। अगर यहाँ के सदस्यों के द्वारा फिर से उन्हें पारित कर दिया जाता है कि नहीं ये नियम होंगे, अगर ये दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएंगे कोई भी विधेयक, तो दूसरी बार जो होते हैं वो राष्ट्रपति क्या होते हैं, इस बार हर हाल में उनको सिग्नेचर करना होगा। और जैसे ही किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो वो बन जाता है अधिनियम। क्या बन गया? अधिनियम। और यही हो जाता है संविधान में संशोधन। अगर जोड़ना है तो उसको जोड़ दिया गया। चलिए अब सवाल होगा कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन जो लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की अभिक्रिया ली गई है या प्रक्रिया ली गई है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 368। अगर संविधान में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए तो समझ में आ गया कि नगर नियोजन समितियों का गठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुसार किया जाता है? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में शामिल कौन है? हमारे भारत की जो संसदीय प्रणाली है इनमें कौन कौन शामिल है? तो देखिए सबसे पहले समझते हैं संसदीय प्रणाली को। देखिए संसदीय प्रणाली जो है हमारे देश के संविधान में कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहां से आई है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। फिर सवाल बनता है कि संसद की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से लिया गया है? संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता भी ली गई है कहां से? ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान से। कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है, सवाल क्या रहेगा कि सवाल ये हो सकता है कि संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता हमारा लिया गया है, सर्वोच्चता ये आया है आपका अमेरिका के संविधान से। कहां के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा ये दो क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजन पैदा करता है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान से और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संसदीय प्रणाली में संसद के कितने अंग हैं? तो हमारे संसदीय प्रणाली में संसद के 3 अंग हैं। संसद के अंग, संसद के अंग अगर पूछा जाए, अंग की बात की जाए तो संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद होता है लोकसभा। लोकसभा। क्लियर है? संसद के कितने अंग? 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इस चीज को ध्यान में रखें। तो सवाल है कि भारत के संसद में कौन शामिल है? तो देखिए भाई भारत के संसद में कौन कौन शामिल हो गया? राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा और लोकसभा। आपका तो यही प्रश्न है ना, तो विकल्प में ढूंढिए। लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो नहीं होते। चले तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में जो राष्ट्रपति का पद है ना वो संवैधानिक पद है। यानी कहने का मकसद ये है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि भारत के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? यानी भारत के नागरिक होने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास 4, सरकार में भाग लेने और सर्वोच्च पद ग्रहण करने का और समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा है वोट देने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। भारत के नागरिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का समान अवसर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो भाई ऑप्शन होंगे नहीं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न, इसका सटीक जवाब यानी सॉलिड जवाब क्या होगा। तो देखिए सरकार में भाग लेना है
जैसे अगर हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी परिभाषा क्या है, तो हम इस देश के अगर नागरिक हैं तो हम क्या करेंगे बाबू, सरकार में भाग लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ के सर्वोच्च पद को हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे इस देश के सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति है, उसको भी हम ग्रहण करने का अधिकार है मेरे पास। कहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को। उसके बाद है कि समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, तो यह जो समान अवसर का जो मामला है यह हमेशा भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। तो सबसे सटीक परिभाषा हो गया सरकार में भाग लेने और सर्वोच्च पद ग्रहण करने का, समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी मामले में भारत के संविधान के संबंध में निर्णय लेना आवश्यक हो तो किस न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार है। मान के चले, कह रहा है प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी मामले में भारत के संविधान के संबंध में निर्णय लेना आवश्यक है तो किस न्यायालय के द्वारा ऐसा करने का अधिकार है। तो देखिए हमारे संविधान का व्याख्या जो करता है, पूछेगा कि संविधान का व्याख्या कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का ही यह अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास कि संविधान में वह निर्णय ले सकता है, संविधान के मामले में निर्णय लेगा। अब आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारतीय संविधान में है आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय। देखिए एक सर्वोच्च न्यायालय जो है, तो भारत में पूछेगा कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो 1774 ईस्वी में। कहाँ किया गया, कलकत्ता में। बाद में पहला सर्वोच्च न्यायालय 1774 कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का गठन। कहाँ, कलकत्ता में। लेकिन जो दिल्ली वाला है यह काम करना प्रारंभ किया 28 जनवरी 1950 से। यह स्वतंत्र भारत का हो गया। स्वतंत्र पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब कार्य करना प्रारंभ किया है, तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। कहाँ, दिल्ली में। 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन में रहने वाले एक उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान था। यानी किस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में भारत के लिए एक उच्चायुक्त होंगे, यानी जो भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटेन में करेंगे। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए 1935 एक अधिनियम है आपका, ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। पहले तो समझ लेते हैं 1858 को। देखिए 1858 को अधिनियम था, तो 1857 में हुई थी सिपाही विद्रोह। क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह क्लियर है। तो सिपाही विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है ना। युद्ध भी हुआ है 1857 में। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों ने, बेगम हजरत महल, इन सभी ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई। तब महारानी एलिजाबेथ ने उस समय 1857 में भारत के वायसराय जो थे, भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सवाल कभी कभी पूछ देता है कि किस वायसराय के शासन काल में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। किसके काल में, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल के दौरान भारत में हुआ है सिपाही विद्रोह। और उसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने एक घोषणा पत्र जारी किया, और उस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था इलाहाबाद में। कहाँ पढ़ा गया, इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को भारत की एक दिन की राजधानी बनाई जाती है। भारत की एक दिन की राजधानी कौन बनता है, इलाहाबाद, 1858 में। और वहाँ पे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जिसमें कहा जाता है कि EIC का शासन क्या हो गया, समाप्त। EIC बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया जाता है और भारत पर सीधा कंट्रोल या नियंत्रण किनका हो जाता है? इंग्लैंड की महारानी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्ति 1858 में। तो यही एक अधिनियम पारित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में नहीं रहेगा, अब शासन किनका होगा? इंग्लैंड की महारानी का। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, इसको मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। हाँ, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909। 1909 में ही रॉलेट एक्ट भी आया था, जिसके विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, तो विरोध करने के उपरांत जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1909 में मार्लेमेंटो सुधार, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। हाँ, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के उपरांत हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति जो इंग्लैंड में बैठे होंगे और भारत का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लियर है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चले अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के आधार की सिफारिश करता है? यानी इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसी संस्था है जो राष्ट्रपति को, किनको? राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच, किनके बीच? केंद्र और राज्य, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच करों की शुद्ध आय, यानी टैक्स के द्वारा जो इनकम होता है, यानी बोले तो इनकम टैक्स के आय के बंटवारा को लेकर के आधार की सिफारिश करता है। तो वित्त मंत्रालय, आरबीआई, वित्त आयोग। इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि भैया केंद्र सरकार को कितना आय होनी चाहिए टैक्स से और राज्य सरकार को कितनी आय होनी चाहिए, बंटवारा करने का काम करता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? देखिए, राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन था पहले तो ये जान ले। तो राज्य बनने से पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा केंद्र शासित था। मणिपुर केंद्र शासित था। केंद्र शासित कौन नहीं था? तो सिक्किम क्या था? स्वतंत्र था। सिक्किम को तो समय दिया गया कि आप भारत में क्या हो? शामिल हो, और शामिल होने से पहले आप यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सभ्यता को आप समझें। सिक्किम क्या हुआ? भारत के साथ घुला मिला, 1 साल उन्होंने समझने में लिया, फिर उसके बाद उसका डिसीजन ये रहा कि हम भारत में ही क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य बनने से पहले वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। इसके अलावे हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा है, मणिपुर भी केंद्र शासित रहा है और त्रिपुरा भी केंद्र शासित। चलिए, त्रिपुरा से प्रश्न होगा कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य, 3 तरफ से घिरा राज्य कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य त्रिपुरा कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे डिस्प्ले पर आ रहा है 8वां। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका निम्नलिखित में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। यानी विधायिका को बोलते हैं व्यवस्थापिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यवस्थापिका। जो कार्यपालिका है वह किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। भारत में नागरिकता प्रदान करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यानी भारत में नागरिकता जो है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। तो 22 भाग में भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में। तो देखिए, नागरिकता देने का अधिकार केवल और केवल नागरिकता के मामले देखने का अधिकार किसके पास होता है? गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय के हेड होते हैं गृह मंत्री। तो गृह मंत्री यह डिसीजन लेंगे या निर्णय लेंगे कि कौन सा व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा और कौन सा व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं होगा। ऐसे तो देखिए, जब भारत का पार्टीशन हुआ है, बंटवारा हुआ है, तो बंटवारे के बाद कुछ लोग इस देश से चले गए थे पाकिस्तान, और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए। तो जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से इस देश में आ गए वह इस देश के स्वतः क्या बन गए? नागरिक बन गए। लेकिन जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए हैं,
उनको नागरिकता लेने के लिए यहाँ के नियम कानून से क्या होता है, गुजरना होता है। इसके लिए कई नियम कानून है, नागरिकता लेने के लिए कई सारे नियम कानून है, समझ गए ना। तो नियम कानून से जैसे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के थ्रू आ सकते हैं, या देशीकरण हो जाए, किसी क्षेत्र को भारत में विलय कर लिया जाए तो क्षेत्र के नागरिक इस देश के स्वतः नागरिक होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो नागरिकता पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, गृह मंत्रालय के पास। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कहने का मतलब है वह कौन सा उच्च न्यायालय है जहां पे अधिक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश राज्य एक साथ आते हैं। तो सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अधिकार क्षेत्र है हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन है, गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम में है। कहाँ है, मिस्टेक हो गया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है ना। कौन सा उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम आता है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है। इस सब का अधिकार क्षेत्र कौन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो यह बहुत बड़ा क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है। जैसे बिहार, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में। तो पटना का उच्च न्यायालय केवल बिहार के मामले को ही देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, क्योंकि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन है पूर्वव्यापी कानून, दोहरा खतरा, आत्मदोषी ठहराने पर प्रतिषेध, 24 घंटे के अंदर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार यह देता है आर्टिकल 24। कौन देता है, आर्टिकल 24। तो नहीं है तो नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। पूर्वव्यापी कानून लागू हो जाता है 20 में, दोहरा खतरा, ठीक है, आत्मदोषी ठहराने पर प्रतिषेध, ये भी सही है। तो नहीं शामिल है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 24 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो देखिए, सबसे पहला संविधान लिखा गया, सबसे पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान जो है वह कहाँ का है, अमेरिका का। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, लिखित संविधान यह है आपका भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का। क्लियर है। तो अब देखिए, कहाँ का संविधान जो है अलिखित है, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित है। यह ओरल है, मौखिक रूप से है। देखिए, सबसे पहले संविधान लिखने की कला विकसित की गई फ्रांस में। कहाँ विकसित की गई थी, फ्रांस में। लेकिन सबसे पहले संविधान लिखा है आपका किसने, अमेरिका ने। उसके बाद सवाल होगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में समान है। यानी कौन ऐसी विशेषता है जो अमेरिका में भी है और भारत में भी है। तो एकल नागरिकता, जी नहीं। संविधान में 3 सूचियां भी नहीं है। दोहरी न्यायपालिका नहीं है, हमारे न्यायपालिका एक ही है। संविधान की व्याख्या करना, बिल्कुल राइट, 4 नंबर ऑप्शन। संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय होगा। यह अमेरिका में भी है और भारत में भी है। यह संविधान का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि संविधान का व्याख्याता या व्याख्या करने वाला कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। तो यह विधि जो है व्यवस्था अमेरिका में भी है और विधि व्यवस्था भारत में भी है। तो यही अमेरिका और भारत के क्या है, विशेषता है कि दोनों के यहाँ क्या है, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। प्रश्न दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधन की पहल निम्नलिखित में किसके द्वारा की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन लोकसभा के पहल पर भी होता है, राज्यसभा के भी होता है। राज्य विधानमंडल का तो लेना देना नहीं है, 10 का लेना देना नहीं है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। अब देखिए 1 और 2 जहां है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी। संविधान में संशोधन, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया है इस चीज का कि संशोधन के लिए राज्यसभा
राज्यसभा में पारित होगा तो फिर लोकसभा में, लोकसभा के बाद राष्ट्रपति के पास। तो राज्यसभा और लोकसभा क्या करते हैं, पहल करते हैं संविधान में संशोधन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों होगा, और यह विकल्प नंबर 2 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गठन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है भाई? भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, 4 के क्रम में है मूल कर्तव्य। तो नीति निर्देशक तत्व पहले आया कहां से है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, या इसको आयरिश संविधान से, कहीं कहीं देगा आयरिश संविधान से। कहां से? आयरिश संविधान से। क्लियर है? तो हाँ, अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गठन किस आर्टिकल में है? तो देखिए भाग 1 की चर्चा है, भाग 1 की चर्चा की गई है अनुच्छेद 1 से 4। चलिए उसके बाद आते हैं भाग 2। भाग 2 की चर्चा है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। उसके बाद है भाग 3। भाग 3 जो है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35। उसके बाद है भाग 4। भाग 4 की चर्चा है अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। भाग 5 है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। ठीक है ना, 52 से लेकर 151 तक है। तो देखिए भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में आपका हो जाएगा नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है ना, कार्यपालिका, व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था, सिंपल सा ले ले, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ है? भाग 5 में। तो सवाल क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का गठन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गठन करने के लिए कौन सा है? भाग 4। और भाग 4 का वर्णन कहां से है? 36 से 51। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। एक बार देख ले इसको। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें इसको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? संसदीय शासन प्रणाली में तो है विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार। बिल्कुल सही है भाई, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है, सही बात है, उत्तरदायी सरकार है भाई। हम प्रश्न कर सकते हैं सरकार से। व्यापक प्रतिनिधित्व, इस देश में सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है तो राज्यसभा के भी सांसद हैं, लोकसभा के तो प्रतिनिधित्व ज्यादा है। नीतियों का निरंतरता नहीं, तो कौन कौन होगा भाई नीतियों के निरंतर? हाँ, सभी देखिए सभी पार्टियों के यहाँ क्या है, जो नीति है वो अलग अलग है। चले तो हो जाएगा बाबू, पहला ऑप्शन भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा और उसके बाद चौथा भी हो जाएगा, यानी नीतियों की निरंतरता भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। संसदीय प्रणाली के सभी गुण हैं, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध भी है, उत्तरदायी और
उत्तरदायी सरकार भी है, व्यापक प्रतिनिधित्व भी है, नीतियों की निरंतरता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यक है? धन विधेयक, धन विधेयक, पहले तो समझ ले धन विधेयक लाया कहां जाता है? केवल लोकसभा में। कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक पर निर्णय कौन लेते हैं? विधेयक पर निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। अब पूछिएगा कभी कभी सवाल कि धन विधेयक किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। तो धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी सिफारिश जरूरी है? तो राष्ट्रपति का। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से धन विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं किया जाता। राष्ट्रपति सिफारिश कर देंगे और इस पर निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। किस वर्ष राज्य परिषद और लोकसभा के लिए क्रमशः हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा अपनाया गया? यानी किस वर्ष में राज्यसभा हिंदी नाम अपनाया गया, लोकसभा हिंदी नाम दोनों अपनाया गया है? तो 1954 में। कब बाबू? 1954 में राज्यसभा और लोकसभा का नाम हिंदी जो नाम है वो अपनाया गया था 1954 में। ध्यान रहे, जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हैं? कोई विधेयक अगर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? तो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, विधेयक पर सहमति को रोक सकते हैं, विधेयक को राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तीनों काम कर सकते हैं, यानी सभी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प नंबर डी। यानी सभी काम कर सकते हैं राष्ट्रपति, या तो सहमति देंगे या सहमति पर रोक लगा देंगे या पुनर्विचार के लिए इसको भेज देंगे। इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी इस वीडियो में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न हो गए, 20वां देखा जाए। कर है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? देखिए उच्च न्यायालय की बात है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति सलाह लेते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। और जो उच्च न्यायालय अगर मान के चले न्यायाधीश को हटाना है तो हटाने के लिए संसद में क्या किया जाता है? एक विधेयक लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? विधेयक। किसको हटाइए भाई? किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो यह जो विधेयक है किसके आवश्यकता होती है भाई? तो विशेष बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा। दूसरा ऑप्शन था आपके राधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से। तो राज्य का क्या मतलब बनता है भाई हाईकोर्ट से? आधे राज्य। अगर मान के चलिए पटना के हाईकोर्ट के न्यायाधीश यानी जज को हटाना है तो हम गुवाहाटी के हाईकोर्ट से क्यों आदेश ले? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र या पद से हटाए जाने या मृत्यु या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति अपना या तो त्याग पत्र दे दे या हटाए गए हैं। देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक ही विधि है, वह है महाभियोग। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जाता है। सवाल कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो महाभियोग कहीं भी लाया जा सकता है।
अगर मान के चलिए कोई राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जैसे वो या तो उनकी मृत्यु हो जाए या पद खाली रहे या अन्य कोई कारण रहे, त्यागपत्र दे दिए हो, तो क्या होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेंगे? उपराष्ट्रपति। जैसे कप्तान होते हैं ना, कप्तान और उप कप्तान। तो अगर मान के चलिए किसी मैच में कप्तान किसी कारण से नहीं खेल पा रहे, तो उप कप्तान जो होते हैं वो कप्तानी का रोल निभाते हैं। उसी तरह अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति क्या बन जाते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है भारत में अब तक 3 गो हुए हैं, 3 व्यक्ति। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत में कितने ऐसे व्यक्ति हुए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाले हैं। तो पहला है वीवी गिरी, दूसरा वीडी जत्ती, और तीसरा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। इन तीनों ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो 3 व्यक्ति कौन कौन? बीबी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। इन तीनों ने भारत के राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में कार्य संभाला है। अब बात होती है, सवाल इसमें ये भी बन जाता है कि अगर मान के चले भारत के राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तब भैया भारत के राष्ट्रपति का पद कौन देखेंगे? तो एक ही व्यक्ति देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ये भारत में अभी घटना एक ही बार घटी है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किए हैं। तो वो व्यक्ति है मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। ये मात्र एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो भारत के क्या बने हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कभी कभी प्रश्न बनता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के न्यायाधीश पद पर रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए हैं? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। सवाल बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत में कितने हुए अभी तक? तो 3 व्यक्ति, बीबी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। क्लियर? तो अब देखिए, अब सवाल होगा कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद खाली है तो कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति जब बनेंगे तो वह कितने समय तक मैक्सिमम रह सकते हैं? तो 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक रह सकते हैं। 6 महीने के बीच में नए राष्ट्रपति की चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को कौन नियुक्त कर सकता है? जैसे मान के चलिए, अगर लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो, तो भैया लोकसभा का सत्र तो चलेगा ही। उनके मान के चलिए नहीं है तो क्या लोकसभा का सेशन नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, अब वरिष्ठ का मतलब ये नहीं कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उनको उठा लिया जाए। वरिष्ठ का मतलब होता है जिनको राजनीति का लंबा अनुभव होता है ना, कि संसदीय प्रणाली में जो सांसद जीत के आए हैं। तो कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो 5 बार सांसद रहे हैं, कोई 4 बार रहे हैं। तो जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को वरिष्ठ नागरिक समझा जाता है। और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करते हैं, यानी नियुक्त कर देते हैं। तो यह किसके पास पावर होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। यानी लोकसभा में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद खाली हो तो अध्यक्षता वरिष्ठ नागरिक के द्वारा की जाएगी या किसी एक व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। और उस व्यक्ति को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि मंत्रिमंडल सरकार का केंद्रीय निर्देशन साधन है? सबसे पहले यह किसने कहा कि मंत्रिमंडल सरकार का केंद्रीय निर्देशन साधन है? देखिए, कोई भी सरकार हो तो सरकार में क्या होते हैं कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। संघीय सरकार की बात कर रहे हैं। संघीय सरकार में क्या होता है कि जो बहुमत दल के नेता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त कर दिया गया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इस देश के अकेले काम को तो देख नहीं न सकते हैं। इसको चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए क्या किया जाता है? मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या वो रेल मंत्रालय भी देखेंगे, शिक्षा भी देखेंगे, खनन भी देखेंगे,
कम्युनिकेशन भी देखेंगे नहीं ना, तो इसको देखने के लिए अलग अलग मंत्री बनाते हैं और इन्हीं मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल क्या है, सरकार का केंद्रीय निर्देशन साधन है। यह सबसे पहले किसने कहा था, एल.एस. एमरी ने, एल.एस. अमेरी, एल.एस. अमेरी ने सबसे पहले यही बोला था इन्होंने कि जो मंत्रिमंडल होता है वह सरकार का केंद्रीय निर्देशन साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में अगले प्रश्न की तरफ। राज्य कार्यकारिणी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो राज्य की कार्यकारिणी में कौन कौन है भैया, तो राज्य में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं जिन्हें महाधिवक्ता कहा जाता है, यानी तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, उपरोक्त सभी। राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, महाधिवक्ता भी हैं, यानी तीनों हैं, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखा जाए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री होना चाहिए। चलिए ऑप्शन है आपके पास बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और झारखंड। तो आपके नजर में किस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री होना चाहिए, तो झारखंड में। कहाँ, झारखंड में। झारखंड में क्या है, शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है, तो शेड्यूल ट्राइब को देखने के लिए आदिवासी कल्याण मंत्री का होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री की बात है, तो मुख्यमंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। मुख्यमंत्री के कार्यों, हाँ अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह रोटेशन द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, सही है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर संकट प्रबंधक इन चीफ होता है। तीनों ऑप्शन सही हैं जी, ठीक है, यानी 1, 2, 3 किसमें है, उपरोक्त में से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन। जो मुख्यमंत्री होते हैं बाबू, वह रोटेशन द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जैसे देखिए अंतर्राज्यीय परिषद है ना, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य भी होते हैं कौन, मुख्यमंत्री, और कभी कभी उनको अध्यक्षता भी दी जाती है, ठीक है ना। राज्य योजना आयोग, राज्य योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं। तो रोटेशन के तहत क्या किया जाता है, क्षेत्रीय परिषद का उनको अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। कभी मान के चले बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, कभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद है वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, ये भी प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत डीप क्वेश्चन है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता मुख्यमंत्री होते हैं। वह आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक स्तर पर संकट प्रबंधक इन चीफ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। कह रहा है राज्यपाल राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी राज्यपाल के पास कितने व्यक्तियों को विधानमंडल में शामिल करने का अधिकार दिया गया है, तो केवल एक व्यक्ति, केवल एक एंग्लो इंडियन को वह क्या कर सकते हैं, राज्य विधानसभा में शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के प्रत्येक सदस्य को शपथ कौन दिलाते हैं भाई, तो राज्यपाल दिलाते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और क्या हो जाएगा, विधान परिषद और विधानसभा इनके सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन समय समय पर राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाते हैं, तो राज्य विधानमंडल के सदन की बैठक बुलाते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी। कौन बुलाते हैं बाबू, राज्यपाल। चलिए हल्के प्रश्न थे, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस राज्य पर लागू नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान नागालैंड में लागू नहीं है, सॉरी नागालैंड बोल रहे, असम में। कहां लागू नहीं है, असम में। असम में ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशा अधिनियम का विस्तार, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो पेशा अधिनियम 1996 में लाया गया है। पेशा अधिनियम 1996 में। केंद्र शासित प्रदेशों में नगर पालिकाओं की स्थापना करने की शक्ति किसके पास होती है, तो भारत की संसद के पास है। किसके पास, क्योंकि केंद्र सरकार का नियंत्रण भारत के संसद के कंट्रोल में होता है।
तो वहाँ पे नगरपालिका भी लगाना है, बनाना है या स्थापना करना है, तो ये अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास। आगे देखिए, संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं का मुख्य समर्थक कौन थे? तो अखिल भारतीय सेवा के मुख्य समर्थक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3। अखिल भारतीय सेवा के मुख्य समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है इस चीज को। चलो उसके बाद है प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्ते की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? चलिए, तो कौन करता है बउआ? केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार। और यह मिलता है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, संचित निधि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 36 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में लिखित में कौन सा कथन सत्य है? या राज्य स्तर पर लोकपाल की संस्था स्थापित करना चाहता है, या केंद्र में लोकायुक्त की संस्था स्थापित करना चाहता है? दोनों। ऑप्शन नंबर 3, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 क्या करना चाहता है? लोकायुक्त स्थापित करना चाहता है, यानी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। 37 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित किया गया? भारत के संविधान में किससे परिभाषित किया गया है? अच्छा, परिभाषित किसे कहा गया, किया गया? तो अनुसूचित जाति तो हमारे यहाँ है, क्या पिछड़ा वर्ग, एंग्लो इंडियन को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया। किसे किया गया है? एंग्लो इंडियन को। बाकी सब तो अपने के यहाँ सबसे पहले ही से थे, इन्हें परिभाषा देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। परिभाषित किसे कहा किया गया है? एंग्लो इंडियन को। अगला प्रश्न है, औषधि एवं प्रसाधन समग्र अधिनियम 1940 की कौन सी धारा औषधियों की गुणवत्ता का मापन है? तो धारा 16, धारा 16 जो है, जो हमारे यहाँ दवा है यानी औषधि है, उसकी गुणवत्ता बताता। औषधि की गुणवत्ता की जांच के लिए कौन सा है धारा? धारा 16, धारा 16, ठीक है ना। चलिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की कौन सी धारा एक प्रक्रिया निर्धारित करती है जिसके द्वारा लोगों को उन क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है यदि ऐसा वन जीव संरक्षण के लिए आवश्यक पाया जाता है? तो 6 का 1 नहीं, 4 का 2 क्या हो जाएगा? 4 का 2। 4 का 2 कहता है धारा कि जो अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य परंपरागत वन निवासी हैं वो क्या करेंगे? उन क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किए जाएंगे जहां वो मूल निवासी हैं। धारा 4 का 2 कहता है। अगले प्रश्न की तरफ चले, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का उच्चतम कर स्लैब है? तो जीएसटी में मैक्सिमम लगता है रेट कितना? 28%। मैक्सिमम स्लैब कितना रखा गया है? 28%। वर्तमान में यह कितना है? वर्तमान में है 18%। वर्तमान में 18%। इसको बढ़ाया जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 28% तक जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ लिखित संविधान बिल्कुल है जी। विवादों से निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन है, एकल स्तरीय सरकार नहीं। यहाँ पे सरकार द्विस्तरीय है, एक केंद्र सरकार दूसरा राज्य सरकार, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ एकल स्तरीय सरकार नहीं है। 42, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? चलिए, शक्तियों का विभाजन है यहाँ पे लिखित संविधान में है, दोहरी सरकार भी, अखिल भारतीय सीमाएं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी संघीय विशेषता। यानी ये बात अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है ना, यह विशेषता नहीं है संविधान का। यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाओं का क्या होता है? सृजन। बाकी देखिए दोहरी सरकार यहाँ पे है, केंद्र और राज्य सरकार है। उसके बाद शक्तियों का विभाजन है, केंद्र का अलग शक्ति पावर है, राज्य का अलग पावर है। यहाँ के लिखित संविधान है, तो कौन नहीं है विशेषता में? तो अखिल भारतीय सेवा, इसको सृजित किया जाता है, निर्माण किया जाता है। 43 से निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, भारतीय संविधान, देखिए किसने कहा कि जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, तो यह भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा था? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। हम लोग पढ़ देते हैं सिंपल सा KM मुंशी, कहीं शॉर्ट में मिल जाएगा ये
के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने कहा था प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली। देखिए पूरा नाम है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, लेकिन शॉर्ट नेम के.एम. मुंशी, कंफ्यूज मत होना। 44 संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रमंडल नहीं, राष्ट्रमंडल तो 1950 में भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, हाँ बिल्कुल ये सही है। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु, यानी कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बनेगा उसके लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 35 वर्ष। कितना चाहिए? 35 वर्ष। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जाता है? 20 लाख से अधिक। 20 लाख से अधिक होगा अगर आबादी, तो मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन किया जाएगा। चलो उसके बाद निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक यानी किसका संविधान में वर्णन नहीं है? वित्त आयोग है जी, अनुसूचित जनजाति आयोग बिल्कुल है, चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग को क्या किया गया? अलग से बनाया गया था, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। तो संवैधानिक निकाय नहीं है कौन बाबू? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया है? तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता लिया गया है फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। याद रखना है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया है फ्रांस के संविधान से। आगे बढ़ें, भारत के संविधान में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से यानी यूनाइटेड किंगडम से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। इसके पहले जो सवाल था कि स्वतंत्रता, बंधुता, ठीक है ना, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान, वीडियो में चर्चा हमने किया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर 2। संसदीय प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से। इसका विवरण हमने थोड़ी देर पहले किया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है? भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से आया है? आयरलैंड के संविधान से। अगले प्रश्न की तरफ चले, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, चलिए राज्यसभा में राज्यसभा आयरलैंड, कहां से? आयरलैंड। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से आया है। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से भी चर्चा कर दिया गया है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, और यह कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान नहीं अपनाया गया? संघीय व्यवस्था है, केंद्र एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से आया है। राज्यसभा के लिए नहीं, ये नहीं ऑप्शन है। राज्यसभा कहां से आया है? आयरलैंड से, यानी ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा कहां से आया है? आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्य, सॉरी राज्यसभा नहीं, राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति आयरलैंड से। चलिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? यानी यूएसएसआर से क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना। मौलिक अधिकार आया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची कहां से आया है? आयरलैंड से, आयरलैंड। और पंचवर्षीय योजना रूस से। सिंपल सा आ जाए, रूस। रूस को पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के द्वारा संविधान लिखने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल, जितने भी आपात हैं, इमरजेंसी है,
वो आया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, यानी जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। आपात उपबंध पूछेगा, आपात उपबंध, आपात उपबंध कहाँ से आया है? जर्मनी से। और हमारे यहाँ आपात 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपात, ये आर्टिकल 352 में है। उसके बाद है दूसरा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात है अनुच्छेद 356 में इसको है, सॉरी मिस्टेक। दूसरा है राजकीय आपात, दूसरा है राजकीय, या इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। पूछेगा सवाल कि राष्ट्रपति शासन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है भाई? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात है आपका अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति यूएसए के संघवासी यानी अमेरिका से। अवशिष्ट शक्ति कहाँ से आया है? अमेरिका से। कौन सा एक भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसने वह लिया गया है का सम्मिलित नहीं? कानून के शासन का विषय ब्रिटेन, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका, राजनीतिक सिद्धांत आयरलैंड। हाँ, स्वतंत्रता समांतर बंधुत्व कनाडा से ना करके कहाँ से आया है? फ्रांस से। कहाँ से? स्वतंत्रता समांतर बंधुत्व कहाँ से? फ्रांस से। यानी ये ऑप्शन आपका नहीं मेल खाता है। चलिए, इस तरह से आज हमने 60 महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने क्या किया? डिस्कशन किया। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और आप हमें मोटिवेट करें वीडियो आगे बनाने के लिए। अगर लगे आपको कि हाँ सब कुछ ऐसा और अलग टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध कराएं। चलिए, इसके साथ ही आज का सेशन करते हैं समाप्त। शुभ रात्रि।